हेलो बच्चों, मैं रवि प्रभात। ये आपका चैनल है फिजिक्स जज्बा। इसमें ये चैनल तो बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन फिर से इसे रीस्टार्ट किया गया है। इस चैनल के माध्यम से अब हम लोग का जो उद्देश्य है, जो बच्चे इस बार कमिंग 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन के लिए हम लोग इसको फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग सेलेक्ट किए हैं उस टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा टॉपिक ये है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में आप लोग शुरू से सुन रहे होंगे, हमेशा से मतलब सुनते आ रहे होंगे कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है। चार्ज को अगर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मिलीकन्स। ये सबसे पहले ये बताए थे मिलीकन्स कि जो मिनिमम चार्ज होता है किसी पार्टिकल के ऊपर वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जो मिनिमम चार्ज लाई करेगा किसी के ऊपर, मिनिमम चार्ज ऑन एनी पार्टिकल, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतने के बराबर होता है, जिसको आप लोग यहाँ पे ई से भी दिखाते हैं, ई से भी दिखाया जाता है। और अब जानते हैं कि ये जो ई होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का भी चार्ज इतना ही होता है, ई के ही बराबर होता है। तो उसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 1.6 × 10⁻⁻19 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस बेसिस पे एक लॉ आया जिसका नाम पड़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस बेसिस पे कहा गया कि जब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस ई का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी, हम कह सकते हैं चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मल्टीपल ऑफ ई। आप ये आराम से ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के इक्वल होगा। यानी कि कोई भी बॉडी अपने ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं Q = N × E। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चार्ज का सिंबल आप जान रहे हैं, स्मॉल q भी लिख सकते हैं या इसको कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। Q = N ही होता है। N हमारा एक इंटीजर हो जाएगा। N 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 ... कुछ भी हो सकता है। +1 एंड -1 दोनों हो सकता है। क्यों इंटीजर का मतलब आप समझ रहे हैं, 0 +1 -1 +2 -2 कुछ भी। तो +2 -2 भी हो सकता है, +3 -3, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। यानी कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो N × E के इक्वल होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा नीचे में, आप उसको देखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कैन ए बॉडी हैव 4.8 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज। क्या किसी बॉडी पे 4.8 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है? ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये नज़र आ रहा है कि किसी बॉडी पे क्या 4.8 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन के अनुसार Q दिया हुआ है 4.18 × 10⁻⁻18, 4.8 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज। क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है, ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोग के पास बस एक ही रूल है, आपको ये चेक करना होगा कि क्या ये चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई है या नहीं है। अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में आ रहा है दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा Q = आप जान रहे हैं N ही होता है। देयरफॉर N को हम लोग N = Q/E लिखेंगे। Q हमारा 4.8 × 10⁻⁻18
-18 होगा। ई ऑलरेडी आप जान रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 16 से 1.6 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये हमारा 30 आ रहा है। 30 आप जान रहे हैं कि इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है, दैट मीन्स कि ये चार्ज किसी भी बॉडी पे पॉसिबल है। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि किसी बॉडी पे क्या 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम चार्ज पॉसिबल है। तो इस बार है चार्ज हमको देखना, क्यू दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम चार्ज। तो उसके लिए अगेन आप n इक्वल टू क्यू बाई ई लगाएंगे। क्यू हमारा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20, ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये तो 3 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 10 पे -20 प्लस 19 -1 आएगा, विच इज इक्वल टू 3/10 आ रहा है, जो कि हमारा 0.3 आ रहा है, विच इज नॉट ए इंटीजर, जो इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये वाला चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई आ रहा है, और ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये एक फ्रैक्शन है, डेसिमल है, ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दिया रहेगा और पूछेगा कि क्या ये चार्ज उस बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आप इसी तरह से चेक कर लेंगे n इक्वल टू क्यू बाई ई लगाकर। अगर इंटीजर आ रहा है दैट मीन्स कि ये चार्ज पॉसिबल है, अगर इंटीजर नहीं आ रहा है, इंटीजर के अलावा कुछ भी आ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन में बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए फ्रॉम अ बॉडी सो दैट इट मे हैव अ चार्ज +1 मिली कूलम्ब। तो कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए कि एक बॉडी पे +1 मिली कूलम चार्ज आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसी में 2 पार्ट है, एक है ए और बी पार्ट। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाना चाहिए, कितने को रिमूव किया जाए। तो ऑब्वियस बात है, आप लोग ये चीज पहले से जान रहे हैं कि कोई भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर यही किसी बॉडी पे चार्ज डालते हैं तो उस पे अगर हम लोग उसके अंदर डालते हैं तो उस पे नेगेटिव नेचर का चार्ज आता है। तो मतलब निकालने पे ठीक है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पे आप डालेंगे चार्ज उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो खैर दोनों पे प्लस है, इसका मतलब दोनों बॉडी से आपको रिमूव करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन को, तो Q दिया हुआ है, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, Q इक्वल टू एन ई। आराम से आप n इक्वल टू क्यू बाई ई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, मिली का क्या मतलब होता है, मिली का मतलब होता है +1 और इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। यहाँ पे माइक्रो है, माइक्रो का क्या मतलब होता है, +1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। इस तरह से आराम से काम कर सकते हैं। तो इसमें जब हम लोग 1 इंटू 10 टू द पावर -3 लेंगे, नीचे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं। इतना इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव कर दिया जाए, इतना इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो उस बॉडी पे 1 मिली कूलम चार्ज आ जाएगा। तो बस आपको मिली को कन्वर्ट कर लेना है 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। उसी तरह से माइक्रो अगर है तो उसका मतलब होता है 10 टू द पावर -6। और इस केस में भी अगर n निकालना चाहते हैं तो आराम से फॉर्मूला Q बाई ई लगाएंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, नीचे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, इसका मतलब रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। और यही अगर नेगेटिव नेचर का चार्ज हो दोनों बॉडी पे तो इसका मतलब है कि बॉडी में चार्ज को देना है। तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ए पॉलीथीन
ए पॉलीथीन पीसेस, आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ए पॉलीथीन पीसेस रब्ड विथ ऊल, पॉलीथीन के पीस को ऊल के साथ रब किया गया है, इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, n = Q/E, Q दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और बस इसी में चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू 3 × 10⁻⁷ कूलम। आराम से आप इसे पुट करेंगे, 3 × 10⁻⁷ लिखेंगे और नीचे 1.6 × 10⁻⁹ लिखेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आराम से ये वैल्यू आपका आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 1.875 × 10⁻12, 875 × 10⁻12 इतना इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब वैल्यू आ जाएगा। उसी में आप इसके बी पार्ट को जब गौर करेंगे तो क्या दिया हुआ है, इज देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या मास का भी ट्रांसफर होगा? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो क्या मास का भी ट्रांसफर होगा? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, काफी स्मॉल होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है, काफी स्मॉल वैल्यू है। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसके चलते कितना मास का ट्रांसफर हो रहा है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मास फाइंड करने के लिए कुछ बस एक इलेक्ट्रॉन के मास से इसको मल्टीप्लाई करना है। एक इलेक्ट्रॉन का मास ट्रांसफर्ड निकालने के लिए बस n है हमारा 1.875 × 10⁻12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 × 10⁻31 से। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1.7 × 10⁻18 kg, 1.7 × 10⁻18 kg के इक्वल ये मास आ रहा है, विच इज नेग्लिजिबल मास। इसका मतलब है कि जब आप रबिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो भले चार्ज आता है दोनों बॉडी पे, ठीक है, ट्रांसफर होने के दौरान जिससे जाएगा उस पर भी चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, जिसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन्स उस पर भी चार्ज आएगा, नेगेटिव नेचर का आएगा, लेकिन मास का ट्रांसफर वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग इसको काउंटिंग में नहीं लेते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल ट्रांसफर ऑफ मास होगा। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी। ठीक है, हमारे पास एक कॉपर का पेनी है, कॉपर का एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3.11 ग्राम है। पूछ रहा है बताइए कि उसमें टोटल पॉजिटिव क्या होगा या टोटल नेगेटिव क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, आपको दो बात हमेशा माइंड में रखना है कि कॉपर का मास कितना होता है एंड कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का मास कितना होता है। तो कॉपर का आप मास को याद रखेंगे 63.5 ग्राम एंड कॉपर का एटॉमिक नंबर तो याद ही होगा आपको 29 होता है। तो इस तरह से दो वैल्यू हमेशा माइंड में रखेंगे आप। तो क्वेश्चन है हमारा कि 3.11 ग्राम कॉपर पेनी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि कॉपर का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास वो 63.5 ग्राम होता है। तो 63.5 ग्राम में ये एटॉमिक मास यहाँ पे लिख देते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर है, ये एटॉमिक मास ऑफ कॉपर है। तो चूंकि 63.5 ग्राम कॉपर में कितना एटम्स इसका होता है, तो हमेशा ये बात को आप ध्यान रखेंगे कि किसी के भी एटॉमिक वेट में नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। एवोगाड्रो नंबर आप जान रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना एटम्स होता है, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्या है, कितना ग्राम कॉपर अवेलेबल है, वो है
3.11 ग्राम। तो देयरफॉर 3.11 ग्राम में अगर हमसे पूछा जाएगा तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 बाय 63.5। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको यूनिटरी मेथड मालूम होगा, 1 ग्राम में फाइंड करते हैं तो उसके लिए इतना एटम्स में उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कीजिए 63, तो उससे 1 ग्राम में निकलेगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जितने ग्राम में फाइंड करना है, तो वो आपको 3.11 ग्राम में फाइंड करना है। तो जब आप इसे 3.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स होता है ये जो आएगा 0.295 इंटू 10 पे पावर 23, ये आएगा 0.295 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स। चलिए अभी हम लोग इसका पहला पड़ाव पार किए हैं कि इतना एटम्स होगा, लेकिन हमें पता करना है कितना पॉजिटिव चार्ज होगा उस उतने ग्राम कॉपर में और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसके लिए पहले आपको पता करना होगा कि अब इतने ग्राम में कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो सबसे पहले आप एटम्स तक जब पहुंच गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड कीजिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कीजिए, कितने ग्राम में, इन 3.11 ग्राम कॉपर में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको एक बात पता होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, उसमें एक एटम में 29 प्रोटॉन होता है। तो एक एटम में 29 प्रोटॉन है तो कितना एटम अवेलेबल है, 0.295 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू कितना एटम्स, ये 29 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक एटम में 29 प्रोटॉन, तो इतने एटम में कितना प्रोटॉन होगा, 29 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 8.56 इंटू, जो सॉल्व करके आएगा 8.56 इंटू 10 पे पावर 23, इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए अगर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही फाइंड करेंगे सेम मेथड से, क्योंकि आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 29 होता है कॉपर का, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 29 होगा, तो उस बेसिस पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा इतना ही सेम आएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, अब इतना इलेक्ट्रॉन्स जब आ गया, अब पूछ रहे हैं चार्ज कितना होगा। तो जब आपको n का अमाउंट पता चल गया है, ये n है, ये कैपिटल N है, तो आराम से चार्ज फाइंड करने के लिए Q इक्वल टू एन ही लगाएंगे। n अगर पॉजिटिव चार्ज पता करना है तो ये n ले लीजिए, 8.56 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इतना कूलम। उसी तरह Q इक्वल टू एन ही फिर से लगाएंगे तो 8.56 इंटू 10 पे पावर 23 और इस बार माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी कि जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आएगा। ये 1.37 इंटू 10 पे पावर 1.37 इंटू 10 पे पावर 5 कूलम ये नेगेटिव में, एंड ये 1.37 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम और ये पॉजिटिव में। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज भी बता सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी बता सकते हैं। जब आप किसी भी एलिमेंट्स का बस उसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए और उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आराम से इसको फाइंड किया जा सकता है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्टिव है तो छोटे से छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो इसलिए आप सारे छोटे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो आप समझ गए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। 63.5 होता है एटॉमिक वेट, इतना ग्राम होता है कॉपर का एटॉमिक वेट, उसमें उसका एवोगाड्रो नंबर के बराबर इतना एटम्स होगा। ठीक है, तो आराम से 1 ग्राम में फाइंड करेंगे। हम 1 ग्राम को स्किप कर दिए हैं, अब डायरेक्ट 3.11 ग्राम में जाइए तो 10 बाई 10 इंटू 10 करके इतना एटम्स आ जाएगा। उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए।
चाहिए उस एलिमेंट का। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो 29 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना प्रोटॉन आ जाएगा, और उसी तरह से फिर सेम इतना ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। आपको मालूम है किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतना आ जाएगा। उसके बाद जब आप चार्ज फाइंड करने जाएंगे तो आपको जब पॉजिटिव चार्ज फाइंड करना है तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो आराम से प्रोटॉन के चार्ज प्लस 1.6 10 टू द पावर -19 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपका कॉपर में पता चल जाएगा। उसी तरह से जब आप इलेक्ट्रॉन्स पे निकालेंगे तो -1 सिर्फ नेचर का अंतर है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, बस यहाँ नेगेटिव डालेंगे, सॉल्व करेंगे, -1.37 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम चार्ज आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग एक अंतिम और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। उस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। तो ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, आप उसे गौर से जब देखेंगे उस क्वेश्चंस को तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑन आयरन पार्टिकल ऑफ 224 मिलीग्राम, 224 मिलीग्राम ये आयरन पार्टिकल्स है, और इफ 0.01% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट, उससे 0.01% इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, तो बताइए उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इससे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, जहां तक आप उसमें सॉल्व किए थे कि कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वहां तक n तक आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा। n तक, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है वो पहले पता करना होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी आप ध्यान रखें ट्रांसफर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का करा होता है, जब भी रबिंग होता है या कोई भी प्रोसेस उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन चूंकि सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में होता है, बहुत छोटे से पार्ट में होता है, उसका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, वो क्वेश्चन है हमारा आयरन। आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है? आयरन का एटॉमिक वेट ऑफ आयरन आप जानते होंगे वो होता है 56 ग्राम। ठीक है, तो 56 ग्राम। तो किसी के भी एटॉमिक वेट में हमेशा आप ध्यान रखेंगे जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। ये हमारा एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, इतना ही एटम्स होगा उसके 56 ग्राम में। ठीक है, तो अब गिवन वेट की तरफ हम लोग जाएंगे। गिवन वेट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयरन कितना अमाउंट में है हमारे पास अवेलेबल, 224 मिलीग्राम। तो 224 मिलीग्राम, मिलीग्राम को आप कन्वर्ट कर लेंगे तो मिली 10 पे पावर -3 होता है, ये ऑटोमेटिक ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको आगे ले जाइए, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 करना है, डिवाइडेड बाय 56 करना है, इंटू 224 इंटू 10 टू द पावर -3 करना है। आराम से आप इतना एटम्स तक पहुंच जाएंगे, इतना एटम्स तक पहुंच जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। और ये एटम्स हमारा आ रहा है 24 इंटू 10 टू द पावर 20, 24 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स के इक्वल आ रहा है। चलिए, एटम्स तक पिछले भी क्वेश्चन में पहुंचे थे, अभी भी पहुंचे। अब आपको पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। आयरन का एटॉमिक नंबर आप जानते होंगे 26 होता है। इसका मतलब है कि इसके एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। तो एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक एटम, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसका मतलब एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन्स होता है। आपके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है 24 इंटू 10 पे पावर 20, 24 इंटू 10 पे पावर 20 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए 26 से, तो एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन, जैसे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो हमारा रिजल्ट आएगा 624 इंटू
24 इंटू इसको तो मल्टीप्लाई करने का बात है, ठीक है। तो अब है कि डायरेक्ट हम लोग आ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है। इसको अंत में सारा कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। इसको आप रहने दीजिए, कैपिटल N ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फाइंड करने के लिए स्मॉल n से उसको दिखाते हैं। n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N, उसका कितना परसेंट रिमूव करना है, तो 0.01% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। जितना टोटल है उसका 0.01%। तो उस केस में क्या होगा हमारा n इंटू 0.01%, ठीक है। तो n हमारा हो गया 24 इंटू 26 इंटू 10 पे पावर 20, इतना n गिवन है। बस करना क्या होता है 0.01/100 करना है। इस डाटा को सॉल्व करने के बाद एक रिजल्ट आता है 624 इंटू 10 टू द पावर 16, 624 इंटू 10 टू द पावर 16, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर्ड हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी में जब रबिंग होता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जब दो बॉडी में रबिंग होता है तो आफ्टर रबिंग क्या होता है, तो आफ्टर रबिंग क्या होता है, आपको देखना होता है कि नेट कितने इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। तो सपोज मान लीजिए कि इस बॉडी से इस बॉडी में n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस में इस पे आएगा प्लस Ne चार्ज, और जिसमें गया है उस पर एक्सेस हो जाता है तो उस पर हमारा चार्ज आ जाएगा माइनस Ne चार्ज आ जाएगा। तो ठीक है, अभी कह रहा है कि रिमूव किया गया है। तो रिमूव, जब आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, तो वो इफेक्टिवली वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो रिमूव के केस में, और यही दिया डाला जाता अगर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाता, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में अगर ज्यादा हो जाए तो इफेक्टिवली उस बॉडी पे निगेटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक, वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस केस में आपको डायरेक्ट जब इतना इलेक्ट्रॉन्स पता चल चुका है कि इतना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है, इतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, तो अगला स्टेप आप करेंगे Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू Ne में क्या करेंगे, तो 624 इंटू 10 पे पावर 16, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जिसे सॉल्व करने के बाद आता है 99.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 99.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम इतना आता है। तो इस तरह से क्या है कि आज हम लोग एक टॉपिक पढ़े, वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बस एक ही मतलब है कि कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू Ne, वेयर n हमेशा इंटीजर्स होगा, आपको बस ये बात को दिमाग में रखना है। उस बेसिस पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उम्मीद की है कि एक क्वेश्चन श्योर इससे आपका एग्जाम में आने वाला है। जब आप क्वेश्चन पेपर मिलाएंगे तो देखेंगे एक क्वेश्चन, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, एक क्वेश्चन श्योर रहना ही रहना है। तो आप लोग इसे तैयार करेंगे एग्जाम के लिए, तो आगे ऑल द बेस्ट। लेकिन अभी और भी वीडियोज आने वाले हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है कूलम्स लॉ। आप एक एक करके सारे वीडियो को देखें, सारे क्वेश्चंस को बनाएं, और उम्मीद है कि आप 100% तक स्कोर कर पाएंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन जल्द ही, अभी चूंकि एग्जाम कम समय के इंटरवल पे है, 15-20 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए जल्दी वीडियो मिलेगा, देखते जाएं और उसे नोट